किस प्रकार की है दिनेश जी? जी बिलाल भाई, आपके पास आता हूं, फिर मैं सुनील जी के पास आऊंगा। ये बात सही कही अपना हरि भाई ने कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर की तो बात ही नहीं होती, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात होती है। और मैंने 3-4 दिन पहले मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड आया था कि चलो पीओके आ गया, मैंने मान लिया, हालांकि वो कभी आने वाला तो है नहीं, मान लो आ गया, तो उसके साथ 1 करोड़ जो पाकिस्तानी आएंगे, हार्डकोर पाकिस्तानी, जन्म से पाकिस्तानी, कर्म से पाकिस्तानी, शपथ से पाकिस्तानी, एजुकेटेड पाकिस्तानी, और वहां पे पीओके के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं कि टेररिस्ट भी हैं, वो भी सारे पाकिस्तानी। उनका क्या करोगे बताओ मुझे? आपको ये मकान खाली नहीं है सर, ये उन 1 करोड़ का क्या करोगे? अभी आपसे 60 लाख कश्मीरी संभाले नहीं जाते, और ये 1 करोड़ और आ गए, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए नासूर बन जाएंगे, ये हिंदुस्तान में जगह जगह फैल जाएंगे, और फिर उसके बाद जो गदर होगा यहां पर आप संभाल नहीं पाएंगे। और लोग बाद में पता क्या कहेंगे बिलाल भाई? लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जो होना था हो चुका, हिस्ट्री बन चुकी है, हिस्ट्री को रिपीट करने की कोशिश मत करो। जी हरि भाई, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि इसमें एक जोड़ना चाहता था। आपने 1 करोड़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान उनका क्या करें? ये आरएसएस के सुप्रीमो जो है, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत हैं। क्या होगा? पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, उसको एक को मुसलमान अपना डीएनए है ऐसा कहते हैं कहने के लिए तो, मगर मुसलमानों के प्रति उनको नफरत है। और वहां के 20 करोड़ मुसलमान, उसके सामने आपके 80 करोड़ हिंदू, क्या बर्दाश्त कर पाओगे? आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो, तो आप अखंड भारत, कौन सा अखंड भारत चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि यानी ये लोग मूर्ख बना रहे लोगों को, उकसा रहे हैं लोगों को, और लोग भी है कि वो उनको उत्तेजित किया जाता है तो वो उनके गेम में आ जाते हैं। सर जी जी बिलाल साहब, मैंने आपसे वही सवाल किया था। तिलस्म तो टूट रहा है, लेकिन ये अखंड भारत नहीं, खंड खंड भारत चाहते हैं, जो बचा हुआ उसका भी खंड खंड करना चाहते हैं, यही इनकी नीति है। तो मोदी तो तस्वीर संवार नहीं सकते भाजपा की। अब गिरती हुई छवि है, जब कोई ढलान पे उतरता है इंसान तो फिर वो ऊपर नहीं जाता, वो नीचे ही आता है। बिलाल साहब देखिए वोरा साहब, हरि भाई ने मूलतः जो बुनियादी बातें थी कि इसका क्या राजनीतिक उद्देश्य है, वो हमारे सामने रख दी है। आपने कहा था कि इतने सारे लोगों, कश्मीर से इतने सारे लोग हिंदुस्तान में आएंगे, करोड़ों, उनका क्या करेंगे, इस परिप्रेक्ष्य में बात करी। फिर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के परिप्रेक्ष्य में बात करी, और टूटते तिलिस्म के बारे में बात करी। भाई आप 1 करोड़ कश्मीरी के, इससे पहले आप ये देखिए ना कि 71 के अंदर जब बांग्लादेश बना, तब भी 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में आए, और वो सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, आसाम में आके बसे। और उनकी फूड सप्लाई में जिस तरह से हिंदुस्तान को दिक्कत आई, और जो जिस तरह से उसने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व के अनुमान, हमारे पूर्व के एक्सपीरियंसेस क्या हैं। अगर ऐसा दूसरा कोई अटेम्प्ट है तो भगवान ही मालिक है, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अगर कोई फाख्ता उड़ाना चाहे या कबूतर उड़ाना चाहे तो उसका अधिकार है। अब रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मैटर है, और जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के बाद राजनाथ सिंह दोबारा कर रहे हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कह रहे हैं कि ये संविधान की आत्मा के अनुरूप है, तो दरअसल चुनाव करीब है। इस परसेप्शन को डेवलप करके वो एक नई एज देना चाहते हैं पॉलिटिक्स को, और उस नई डायमेंशन के साथ इस लोकसभा का चुनाव चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स आपके सामने मौजूद है। लॉ कमीशन ने क्लियर कट कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उसके बावजूद आपने उत्तराखंड के अंदर स्टेट लेवल पर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में कमेटियां गठित की। आज तक सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई ब्लूप्रिंट तो रखा नहीं, कोई रूपरेखा तो रखी नहीं, कोई पार्लियामेंट में इसका कोई प्रपोजल डिस्कस तो किया नहीं। और फिर जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं,
तो फिर ये भी बात करनी होगी कि स्टेट्स के जो राइट्स हैं वो कहाँ जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर जो 3 तरह के कानून बनते हैं, सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे और कॉन्करेंट लिस्ट जो है, जिसमें जिसे समवर्ती सूची भी कहते हैं आप, कि राज्य और केंद्र को अपने अपने कानून बनाने का अधिकार है। हाँ, अगर राज्य के स्तर पे कोई त्रुटि होती है और जो केंद्र के कानून से मेल नहीं खाती, तब केंद्र के कानून का इंटरफेरेंस होता है। तो जो संविधान के अंदर समवर्ती सूची, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, फिर उसके क्या मायने, राज्यों के अधिकार के क्या मायने। तो ये सारे इश्यूज हैं जो डेवलप हो सकते हैं। गोवा में कौन सा आज तक आप यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टैब्लिश कर पाए। और साथ ही साथ ये मसला देखिए सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये संघीय ढांचे पे हमला की तरह मानता हूं इसको मैं। जो देश का जो एक संघीय ढांचा है उसे छेड़छाड़ का मतलब है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले आपको एक देश के अंदर डिबेट करानी चाहिए, देश के अंदर इसका ब्लूप्रिंट रखना चाहिए। इस पर आज तक आपने कौन कौन सी कमेटियां गठित की हैं, इस पर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड किस माध्यम से बनेगा, किन लोगों की इस पर राय ली जाएगी, उससे संबंधित आपने कौन कौन सी राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी में कौन कौन से एक्सपर्ट रखे, ये आपको बताना पड़ेगा। यूनिफॉर्म कोड के प्रति आपकी क्या मंशा है, ये आपको बतानी पड़ेगी। आपकी क्या पॉलिटिकल इंटेंशन है, ये भी आपकी एक्सपोज होगी। ये छोटा मोटा मसला नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ततैये के छत्ते में हाथ डालना। ये पिंडारा आप खोल देंगे लेकिन आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे हरि भाई ने कही कि ये मौजूदा समय के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर एक नई डायमेंशन देना चाहते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से हो या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के माध्यम से। ये परसेप्शन में लाकर इस रिफ्लेक्शन पर ही खेलना चाहते हैं। इसमें इनको कहां तक कामयाबी मिलेगी, ये फिलहाल देखने वाली बात है। मौजूदा परिस्थितियों में जो देश के अंदर हालात हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई काबू से बाहर है और देश के अंदर किसानों के मसले हैं, महिलाओं सुरक्षा के मसले हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि रेगुलर गिर रही है, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लेवल पर रिफ्ट उभर के आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीजों से हटकर कोई नई डायमेंशन चुनाव को देना चाह रहे हैं तो लोग उसको देख रहे हैं। विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, सारी विपक्षीय पार्टी गोवा के अंदर इस पर एक पॉलिटिकल कॉल लेंगी, वो इन सब इश्यूज को एड्रेस करेंगी, स्टेट वाइज स्ट्रैटेजी बनाएगी। आप ट्रोल आर्मी बना लीजिए। ट्रोल आर्मी दरअसल कोई एक नेचुरल आर्मी तो है नहीं, ट्रोल आर्मी तो पेड आर्मी है, उसको तो आप पैसे देते हैं उसी काम करने के लिए। हाँ, अगर ये ट्रोल आर्मी सामाजिक संगठन के रूप में होती, सोशल सोसाइटी के रूप में होती, तो हम इसको मान सकते थे, इसके प्रतिरोध को, कि हाँ जनता के बीच से उभर के ये प्रतिरोध आ रहा है और ये ट्रोल किया जा रहा है। ये तो एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म के माध्यम से आप पेड एम्प्लॉयज आपने रख रखे हैं, उनके फेक न्यूज, फेक आईडीज आपने बनवा रखी हैं, उसके माध्यम से आप ट्रोल करते हैं। और ट्रोल भी ये साबित करता है कि जो जिसके खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है कि उसकी वॉइस लोकतंत्र में कितनी मजबूत है। उससे साबित होता है कि वो लोकतंत्र की जो अपनी आवाज है वो कितनी मजबूती से लग रहा है, वो आपको कितनी अखर रही है। यानी कि आप लोकतांत्रिक जो संदेश है उनको आप उस पर हमला करना चाहते हैं और फिर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, हमारे डीएनए में लोकतंत्र शामिल है। मेरा ख्याल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुभाष चंद्रा के जो चैनल है जी न्यूज, उस पर एक प्रोग्राम आता है डीएनए, सुधीर चौधरी चलाते, हो सकता है उसकी बात कर रहे हो, डेली न्यूज एनालिसिस की। वो उस डीएनए की बात नहीं कर रहे जो हमारे जेनेटिक में है। तो ये सारी बातें हैं, इन सबके जवाब देने जनता को देने पड़ेंगे और इस पर विस्तार से सुनील सर मौजूद है, वो रोशनी डालेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।